नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 4 और आज का जो मॉक टेस्ट 4 होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और इसमें 25 न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में समझाना पड़ता है, इसलिए 25 क्वेश्चन ही हम लोग रखे हैं। और इसके बाद जो इसका 5वां पार्ट आएगा मॉक टेस्ट 5, उसमें आज जो हम लोग न्यूमेरिकल रखे हैं, देखिए इसमें क्या है, ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है, और इसके बाद जो 5वां आएगा उसमें मॉडरेट टू हार्ड को हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो 25 और 25 ये 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना न्यूमेरिकल में, तो ग्रुप डी से हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही है। तो आप लोग को 2 से 3 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मास दे रखा है 10 kg और उसका जो त्वरण एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें लगाया गया बल यानी कि फोर्स पूछा गया है कि फोर्स क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, ये जब भी आप लोग न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो इजी न्यूमेरिकल को भी गलत किया जाता है। कहाँ पे मालूम है, जब उसको यूनिट नहीं देखते। सबसे पहले हम लोग यूनिट चेक करो, सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो मास को दे रखा 10 kg जो कि सही है, एक्सेलरेशन को दे रखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ये भी सही है। ठीक है, तो अब हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की वैल्यू कितना दे रखा है 10 kg और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 गुने 2 बराबर 20, इसका क्या हो जाएगा 20 न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आज हम बोले कि इजी टू मॉडरेट होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ना आप लोग को जिसको अगर समझ में नहीं आता है उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन भी लेते हुए आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर में, यदि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, यानी कि बल की दिशा में ही हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो क्या गया कार्य वर्क डन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि वर्क डन क्या होगा। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को मैक्सिमम ले लिया, क्यों, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को मैक्सिमम यहाँ पे लेके ही चला गया, क्योंकि ये जिस ओर हम लोगों ने जिस ओर बल लगा रहे हैं उसी ओर विस्थापन भी हो रहा है। और कॉस थीटा का मान यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का मान 1 होगा। और क्योंकि देखो जब बल भी इधर ही लग रहा है और विस्थापन भी इधर हो रहा है, यानी कि एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री का। अब जब कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 होगा। अब 1 होगा मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी को अब इसीलिए हम लोग इसको अब डायरेक्टली पुट करते हैं। तो वर्क डन मतलब फोर्स मेरे को दे रखा 20 न्यूटन और विस्थापन दे रखा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा 5 मीटर का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और दोनों का यूनिट भी सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो 20 × 5 = 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 100 ग्राम की गेंद का वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ये जो सही है, जबकि यहाँ का यूनिट केजी में होना चाहिए, यहाँ पे ग्राम में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको चेंज करेंगे मास को। तो मास दे रखा है मास इसका कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम में दे रखा है, तो 100 डिवाइडेड बाय अगर हम 1000 करेंगे केजी में लाने के लिए, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। अब m की जगह पे हम कितना रखेंगे 0.1, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.1, और v के जगह पे कितना रखेंगे 5 का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। अब अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5/4, 4 × 1 = 4, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे एक ही दे रखा है आपका, कौन सा 1.25, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। और यहाँ पे g का मान गिवन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करते हैं। मास दे रखा 2 kg, g का मान दे रखा 9.8 और h 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा के रखा गया है। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा कितना 10। अब इसको यहाँ से अगर हटाएंगे एक पॉइंट तो ये पूरा 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 और 6 लास्ट में यूनिट डिजिट इसका एक ही आ रहा है 196। इसका आंसर क्या हो जाएगा 196 जूल। चलिए 196 जूल यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक यानी कि रेसिस्टर के माध्यम से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश चार्ज की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार्ज की मात्रा यानी कि क्यू पूछा गया है। क्यू बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ पे देखो कि धारा दे रखा है 10 मिनट, तो मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना है, तो 10 × 60 कर देंगे, यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो अब आगे देखिए, इसको बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है, आई। करंट क्या होता है कि चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास किया, उसी को करंट कहा जाता है। अब बस इसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे रखेंगे तो क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम। अब बस यहीं पे बहुत वैल्यू पुट कर देना है। तो आई बराबर क्यू इंटू टी होता है। तो करंट मेरे पास कितना दे रखा है 0.5, और टाइम मेरे पास कितना दे रखा है 10 मिनट, तो यानी कि 10 × 60। इसको हटाएंगे तो यहाँ से 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा इसका आंसर, 300 कूलम। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, यहाँ पे देख लेना एक बार आप लोग। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, यानी कि ध्वनि तरंग का जो फ्रीक्वेंसी है ये दे रखा कितना 500 हर्ट्ज। उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखा कितना 1.5 मीटर है। तो उस ध्वनि का वेग कितना हो गया, यानी कि भी पूछ दिया है। और हम लोग को पता है कि भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसको फॉर्मूला को, ठीक है। अभी अब पूरा डिटेल में बताने का समय नहीं रहा कि बताएंगे, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, भी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे सबका मान, तो आ जाएगा। तो भी हमको निकालना ही बोला है। लैम्डा का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे रखा 500 हर्ट्ज। अब बस इसको करेंगे, यहाँ से अगर हटाते हैं तो एक जीरो इसका खत्म हो जाएगा। 50 को 15 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 750 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस, यहाँ पे क्या दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की शक्ति, अच्छा यहाँ शक्ति पूछ दिया, पावर पूछ दिया कि पावर क्या होगा, ठीक है। अब कौन सा लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस। अब देखो जो भी बच्चा इसको अच्छे से पढ़ा होगा, हम बार बार बोल रहे हैं लेंस यानी कि ऑप्टिक्स को बढ़िया से पढ़ लेना। तो अगर जो भी बच्चा इसको पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस से मतलब जितना भी नेगेटिव वाला है सबको काट दो, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस का जो पावर का जो आता है डायोप्टर में कितना आएगा, तो ये प्लस में आएगा, तो नेगेटिव वाला तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव एक ही दे रखा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा मेरा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि पावर बराबर कितना होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, और इस जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हमेशा मीटर में लिया जाता है ना। तो चलिए अब इसको आगे हम लोग पुट करते हैं सबका वैल्यू। तो 1/f, तो 1 और f का वैल्यू कितना दे रखा है 1/f। f का मान हमको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर है। अब इस 20 सेंटीमीटर है, हम बोले कि f का मान हमेशा मीटर में लेना है, तो 20/100 कर देंगे। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 5 5, यानी कि प्लस का 5 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 5 क्यों, क्योंकि प्लस इसलिए होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा नेगेटिव आएगा उसका पावर, और उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव पावर आएगा। उत्तल लेंस करने का मतलब है हाइपरमेट्रोपिया, और जो कि प्लस में हम लोग देते हैं, और नेगेटिव करने का मतलब है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसलिए हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। 10 सेंटीमीटर है तो आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा ये बताना। अच्छा आवर दे रखा है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो अब सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर को बना देते हैं, ठीक है। ये रहा कनकेव मिरर। अब क्या पूछा गया है, एक कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अच्छा दर्पण के पीछे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। इधर दर्पण के पीछे कहीं पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा, है ना। यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु को हम लोग इधर रखेंगे, क्योंकि वस्तु को इधर रखते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। तो वस्तु को जब इधर रखते हैं और वस्तु को दूरी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो आवर्धन कितना होगा। अब देखो सबसे पहले बात, जब भी चूंकि यहाँ पे वस्तु को दूरी दे रखा 10 सेंटीमीटर और जो इमेज बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है ना। जैसे अवतल दर्पण के पीछे आएगा, आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा बनेगा, यानी कि माइनस में तो होगा नहीं, या तो 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा। 1 + 1 + 2 + 3 + 4 जो भी होगा सब प्लस में होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, या तो प्लस का 2 होगा या तो प्लस का 3 होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया, है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो आवर्धन पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है, तो अब हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, यानी कि इमेज का प्रतिबिंब डिवाइडेड बाय जो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु जहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो इमेज मेरे पास कितना है, तो चूंकि इमेज उस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बना तो पॉजिटिव में लेंगे, और पॉजिटिव में लेंगे, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस माइनस में ही रह जाएगा, कितना माइनस का, यदि वस्तु माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि दर्पण यहाँ पे इमेज का 30 सेंटीमीटर है ना, तो -30 डिवाइडेड बाय
इसका कितना हो जाएगा प्लस का, ये इधर बन रहा है, वस्तु इधर है, इस तरफ है, अब वस्तु जब इस तरफ है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 10 है ना, तो माइनस माइनस खत्म, 10 या 30, यानी कि ये जो बनेगा प्लस का 3 बनेगा, यानी कि प्लस का 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़ बना के यहाँ पे रखा गया है। चलिए, यदि एक परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक परिपथ है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम का प्रतिरोध रखा गया, रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज हमको दे रखा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा करंट का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है V = IR ओम्स लॉ के अनुसार हो जाता है। तो V कितना दे रखा है 12 वोल्ट, R दे रखा है कितना 6, तो हम लोग को I निकालना है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 6 के 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है और उससे होकर गुजरने वाला आवेश 2 कूलम है, यानी कि Q का मान दे रखा है 2 कूलम और वोल्टेज का मान दे रखा है हमको 6 वोल्ट, है ना, तो क्या गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे बोला गया क्या गया कार्य कितना होगा, और आप लोग को पता होगा कि वर्क डन बराबर किया तो वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। देखिए सब सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, इतना याद है ना, वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। अब यहाँ पे पुट करना वैल्यू, वोल्टेज हमको कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है 2 6 दूनी 12, यानी कि 12 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में अपनी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, कार का त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है कितना 5 सेकंड में। तो चूंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। और आपको पता है मैथ में पढ़े होंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 × 5/18 करेंगे तो ये कट जाएगा। तो पहला इसका तो जो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी को भी निकाल देते हैं। तो 18 माफ कीजिएगा 72 है ना, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20, ये आ जाएगा 20, यानी कि U का मान हमको आ जाएगा 5 और V का मान आ जाएगा कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में आएगा दोनों का, है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों का मान आ गया। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि V - U / T, चेंज इन वेलोसिटी माइनस T। तो V का मान कितना था 20, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का मान 20 था, इनिशियल वेलोसिटी का मान कितना था माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मान था 5, और डिवाइडेड बाय टाइम मेरे पास कितना दे रखा 5 सेकंड। तो 20 में से 5 जाने से 15, 15/5, 5 दिया 15, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखे हैं, देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब देखो कोई भी गोलीय दर्पण हम लोग ले लेते हैं, चलिए हम लोग अवतल दर्पण को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका बोला कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, एक ही चीज़ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको यहाँ पे दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी, तो फोकस हमेशा C का आधा होता है, यानी कि 20 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखने वाली बात ही क्या है, देखो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, 20 kg दे रखा है और 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है वेलोसिटी। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी ये जो क्वेश्चन हम अभी नहीं बनाए हैं, ठीक है, आप लोग बनाइए इसको। हम दावे के साथ बोलते हैं कि 99% जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन देखने में ईजी लग रहा है लेकिन है इसमें ट्रिक, 99% स्टूडेंट गलत करेगा, और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करेंगे वो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि मेरा वाला सही हुआ था बिना आपके सॉल्यूशन का देखे हुए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए एक बार। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हम बनाने। बोला गया है क्या कि मास दे रखा है 20 kg और वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड। अगर उसके वेग को यानी कि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाता तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv स्क्वायर। अब बहुत सारा बच्चा, सबसे पहले बच्चा लोग क्या किया होगा हम बताते हैं कि ½ × m का मान कितना है 20 और v का स्क्वायर कर दे, वेलोसिटी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 4 4 16। अब इसी को काट पीट करके लाया होगा 10, 160 यहाँ पे सबसे पहला वाला आंसर है, यही करके निकल गया होगा, जबकि ये गलत है ना, ये गलत होगा। कैसे करना है देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ m का मास दे रखा है हमको, मास का वैल्यू कितना दे रखा है 10 m और v का स्क्वायर। अब यहाँ पे v का स्क्वायर तो फॉर्मूला है, अब v को ही हमको गति डबल कर दिया गया है, यानी कि ये जो 4 है तो 4 को दुगुना करो पहले, यानी कि 8 और 8 का स्क्वायर करो, 8 × 64, यानी कि यहाँ पे हमको कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। अब करो यहाँ पे करो तो 10 640 जूल हो जाएगा इसका आंसर।
640 जूल हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा 640 जिसका भी आया है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए। इस तरह का क्वेश्चन है और गलती करके आता है, और जिस ईयर में ये पूछा गया था उस समय भी बच्चा लोग गलती करके आया होगा, मैक्सिमम के बच्चा लोग सोचा होगा कि मेरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 60 वाट का विद्युत बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। 60 वाट का विद्युत बल्ब है जो कि 5 घंटे तक लगातार कंटिन्यू जलते रहता है एक दिन में। तो 30 दिन का खर्च कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। और विद्युत का जो हम लोग का जो यूनिट में आता है किलोवाट घंटा, ठीक है, में आता है, ठीक है। और इसको हम लोग को यूनिट में देना है, यूनिट को ही किलोवाट घंटा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कितना है, कितना वाट का बल्ब जल रहा है 60 वाट का, कितना घंटा तक 5 घंटा तक, कितने दिनों तक 30 दिनों तक। इस तरह से 60 अगर साल भी रहता तो कितने सालों तक, 1 साल तक। तो 1 साल को हम लोग 365 दिन में कर देते, मल्टीप्लाई बाय 365 दिन, और जितना भी आएगा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हम लोग लिखते किलोवाट घंटा में हमको करना है, इसलिए हम लोग 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब सब चलो, तो 5 6 का 30 और 3 3 9, तो 9000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 9000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 नंबर 9 यानी कि 9 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 9000 डिवाइडेड बाई 1000 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर तक कूदता है, यानी कि कूद सकता है। चंद्रमा पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी से 1/6 है, वह व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक कूद पाएगा, कहाँ पे, चंद्रमा पे। देखो एक व्यक्ति जो कि पृथ्वी पर 1.5 मीटर कूद सकता है। अब वही बोला गया कि चंद्रमा का जो ग्रेविटी है पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 है, तो बोला गया कि चंद्रमा पे वो व्यक्ति कितने दूर तक कूदेगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटी यहाँ पे, चंद्रमा पे कितना, पृथ्वी का 1/6 होता है। तो जब ग्रेविटी वहाँ कम है तो कूदेगा ज़्यादा लंबा तक। कितना ज़्यादा लंबा तक कूदेगा, तो 1.5 मीटर यहाँ पे कूद रहा है, कहाँ पे, पृथ्वी में, तो वहाँ पे कितना कूदेगा, तो 1/6 यानी कि 6 गुना ज़्यादा कूदेगा। 1/6 अगर ग्रेविटी वहाँ पे 1/6 कम है तो उतना ही ज़्यादा कूदेगा। कितना ज़्यादा, तो 6 गुना ज़्यादा कूद जाएगा उसका। तो अब बस यही वाला इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, काटो, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 मीटर तक कोई कूदेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोधों को जिनके मान 4 ओम और 6 ओम है समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो जब भी 2 गो रहेगा ना, 2 गो रहेगा तो 2 के लिए कोई जी नहीं, क्या करना है, पहले दोनों को गुना कर देना है, तो 4 गुने 6 और फिर ये दोनों को जोड़ देना है, 4 और 6 10। अब इसको कर दो 6 चौक 24, 24/10 यानी कि 2.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.4 ओम इसका हो जाएगा। अगर 3 रहता तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अब जितना भी रहता 1/R4 R5 R करते रहते, ठीक है। तो बस ये वाला फॉर्मूला आप लोग पुट करते हैं, बन जाता। चलिए क्योंकि आज हम बोले हैं कि आज इजी टू मॉडरेट रहेगा, इसलिए नेक्स्ट जो इसका क्लास होगा तो उसमें हम एक बड़ा वाला भी ले आएंगे, 3 या 4 वाला, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता, आप देखो हम पहले कन्वेक्स लेंस का कर दिए, अब कनकेव लेंस का भी हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं ताकि दोनों को याद हो जाएगा। क्योंकि कनकेव लेंस है यानी कि इसका जो पावर आएगा नेगेटिव में आएगा, तो पॉजिटिव वाला तो सबसे पहले हटा दो, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि अब हमको 10 में या फिर -10 में ही आंसर देना है। अगर कोई बच्चा को नहीं सॉल्व करने आएगा तो ये दोनों में अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस रहेगा कि आपको सही होगा, है ना। चलिए तो आप देखो क्या देखा, तो हम लोग पहले भी बता चुके, पावर बराबर क्या, तो 1/f होता है, इसका फोकस होता है, और फोकस को हमेशा मीटर में लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फिर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/10 हो जाएगा, यानी कि 10 डायोप्टर हो गया, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 डायोप्टर, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है कितना, 600 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्सर्जित करता है यदि ध्वनि का वेग दे रखा है यानी कि वेलोसिटी दे रखा है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसका तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप लोग को पता है क्या तरंगदैर्घ्य क्या होगा, हम लोग को पता है क्या, तो v बराबर कितना होता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी f होता है, ठीक है। तो v बराबर लेमडा इंटू f होता है। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या पूछा है, तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा नहीं निकल जाए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगा यानी कि v/f हो जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, v/f हो जाएगा। v का मान कितना दे रखा है, तो v का मान दे रखा है हमको कितना, 330, और f का मान कितना दे रखा है, 600 हर्ट्ज। अब इसको अगर काट देंगे तो इतना आ जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 20 यानी कि 11/20 आ जा रहा है। तो एक बार में तो जाएगा नहीं, यानी कि जो कुछ भी रहेगा 1 से छोटा रहेगा, यानी कि 0.55
मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 से छोटा और भी रहता तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते। जब नहीं दिया है तो क्यों अपना समय बर्बाद करें, ठीक है। 0.55 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 5 केजी की एक वस्तु स्थिर अवस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंचती है तो किया गया कार्य क्या होगा। कार्य की गणना करें, तो किया गया कार्य की गणना करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 5 केजी का वस्तु है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड के वेग तक पहुंचती है, यानी कि स्थिर अवस्था से, यानी कि u बराबर 0 दे रखा, तो v बराबर मेरे पास कितना दे रखा, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि स्थिर अवस्था से यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लग रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। तो बस वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पुट कर देगा, वर्क डन बराबर कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। हाफ एम का मास मेरे पास कितना दे रखा है, 5 केजी, और भी का मान दे रखा है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 5 × 25 250 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा, उत्तल दर्पण दे रखा, उत्तल दर्पण बनाओ, ठीक है। और इसका जो फोकस दूरी हो 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के पीछे बनता है, याद रखना। फोकस दूरी दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु उसके सामने 15 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है, एक वस्तु है जो कि इसके सामने, यानी कि वस्तु को हम तो इधर ही रखेंगे ना, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखा गया है, ठीक है। इसका भी दूरी 15 सेंटीमीटर ही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो बोला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। क्या, क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा तो ये जो नेगेटिव वाला है सबको हटा दो। अब पॉजिटिव में 2 का बचा मेरे पास, तो दर्पण के पीछे बन रहा कितना, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब प्रतिबिंब की स्थिति बनाना है तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, दर्पण फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो दर्पण फॉर्मूला पर कितना होता है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v + 1/u, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि हमको ये वाला प्रतिबिंब निकालना है, ये तो वस्तु होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको यहीं पे रहने दो, और ये जो है इस पूरा पोर्शन को इधर ले आएंगे, हमको नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f - 1/u हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f - 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1/f का वैल्यू मेरे पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दर्पण के पीछे बना था तो पॉजिटिव में लेंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 15 दे रखा है और वस्तु का स्थिति भी 15 में दे रखा है। तो 1/15 माइनस वस्तु की स्थिति उधर ही होगा, किधर, लेंस की तरफ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में लेंगे। तो 1/ माइनस का 15 लिखने से बेटर है कि माइनस माइनस प्लस, हम यहाँ डायरेक्टली प्लस कर दे रहे हैं। तो 1/15 + 1/15 हो जाएगा, तो 15 एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, और 1 + 1 = 2 हो जाएगा, यानी कि 2/15 हो जा रहा है, ठीक है। किसका वैल्यू, 1/v का वैल्यू, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 15/2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, और किधर वो बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि इसको हम लोग पॉजिटिव में लेके चलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव को हमेशा याद रखना कि किधर पॉजिटिव बनता है और किधर नेगेटिव बनता है, यही वाला चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 20 केजी के भार को जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अब 20 केजी का जी का मान दे रखा 9.8, 20 केजी का एम मास दे रखा हमको 20 केजी, 2 मीटर एच का मान दे रखा 2 मीटर उठाने, और जी का भी मान दे रखा है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ना, कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है यहाँ कहाँ पे हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पे हो रहा है, यानी कि वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, mgh हो जा रहा है। देखिए ये सब पता कि नहीं, कार्य पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं, तो वर्क ये जो कार्य उसमें होता है उसको भी हम लोग mgh में क्यों लिखते हैं, ये शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा एक वीडियो है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, और जिसको अगर वीडियो खोजने में दिक्कत होगा तो हमको बताना, कमेंट कर देना, हम इसको जो है बता देंगे, एक बार इसको पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मास मेरे को दे रखा 20 केजी, जी का मान 9.8 दे रखा है, और एच हमको दे रखा है 2 मीटर। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ये 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 98 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 98 × 8 चौक 32 का 2, मैंने यानी कि 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 300 पॉइंट में तो आएगा नहीं, 392 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग RMS वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, और अगर इसके तापमान को हम लोग दोगुना करते हैं तो नया जो RMS वेग होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिए। RMS वेग जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का,
ठीक है, टेम्परेचर का, माफ कीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अब नया जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो बोला गया कि टेम्परेचर को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो अब जो नया जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, पुराना टेम्परेचर दोगुना होगा, पुराना टेम्परेचर का दोगुना होगा, ठीक है। तो अब जो RMS वैल्यू 2 जो मेरा निकलेगा वो कितना हो जाएगा, जो जो पहला जो RMS वैल्यू था अंडर रूट कितना हो जाएगा, जो पूरा नया जो T2 है डिवाइडेड बाय नया टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय पुराना टेम्परेचर, ठीक है। अब जो T2 का मान दे रखा है यहाँ पे कितना, 2T1 दे रखा है, तो अब यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, तो V2 बराबर V1 इंटू इसको हम करेंगे कितना, 2T1 रख सकते हैं यहाँ पे, 2T1 डिवाइडेड बाई T1, तो T1 से T1 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट सिर्फ 2 आ जाएगा, तो V2 बराबर V1 अंडर रूट सिर्फ T आ जाएगा, यानी कि अब इसका वैल्यू कितना था, 300 अंडर रूट 2, 300 अंडर रूट 2, इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, नया क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से उठाने में उसकी शक्ति यानी कि जो पावर है क्या होगी यदि यह कार्य 2 सेकेंड में पूरा हो। क्वेश्चन को जरा समझना, क्या बोला गया है कि एक मास है 10 kg का, आप 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को उठाते हैं, कितना देर तक उठाते हैं, 2 सेकंड तक उठाते हैं। तो बोला गया है कि उसकी जो शक्ति है क्या होगा, उसका शक्ति जो है ये क्या होगा। तो शक्ति बराबर, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि वर्क डन जो होगा ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बराबर किसके, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, mgh के बराबर होगा। तो हमको पावर निकालना है। अब पावर बराबर क्या होता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो पावर यानी कि पावर कहा जाता है। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टी, टी क्या दर्शाता है, दर को, दर यानी कि कितने समय में, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा मेरा अब नया फॉर्मूला, पावर बराबर क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टी। अब इसी पे फॉर्मूला पुट करेंगे हम। चलिए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टी, और वर्क डन मेरे पास कितना हो रहा था, mgh हो रहा था, mgh और डिवाइडेड बाई टी। चलिए, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। m का वैल्यू कितना है 10, g का वैल्यू कितना दे रखा है, g का वैल्यू कितना दे रखा है, हम मान लेते 9.8, नहीं दिया, मान लेते 9.8। h का वैल्यू कितना दे रखा है, h हमको अभी पता ही नहीं है h कितना है, और टाइम मेरे पास कितना दे रखा है, टाइम मेरे पास दे रखा है 2 सेकंड, है ना। अब यहाँ पे देखो h हमको निकालना है, h कैसे निकलेगा, तो भाई देखो एक वस्तु है जिसको हम कुछ ऊंचाई तक उठा रहे हैं, किस वेग से, 5 मीटर के वेग से, कितने समय तक, 2 सेकंड तक। 2 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से उठा रहे हैं, तो इसका जो हाइट होगा कितना तक जाएगा, 5 दूनी 10, हाइट कितना आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ गया 10, ठीक है, 10 मीटर की हाइट तक ये उठा देगा आराम से। अब यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 9.8 से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो 1 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 980 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको काट पीट कर दो, तो 2 चौका 8, 1 2 नम 18 और 1 0, यानी कि 490 वाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 490 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको समझ लीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम नहीं क्या किए हैं, इसको और एक बार हो सके तो हम बना देंगे। अगर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम फिर से एक बार जो इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल को, उसमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बढ़िया से क्लियर कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने जूल ऊर्जा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हमको थियरी में ना करवा के हम यहाँ पे करवा दे रहे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्या निकालने का, कैसे निकलता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, आप लोग को पता होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल होता है। अब ये आया कैसे, ये वाला हमको मेन समझाना था, ठीक है। तो 1 है किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 किलो को हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1000, और इसको हम वाट घंटा लिख सकते हैं, किलो को हटा दिए। अब वाट घंटा का मतलब क्या है कि वाट घंटा के 1 घंटे में कितने सेकंड, ठीक है, तक जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। अब इन सबको कर दो तो 36 और कितना जीरो है, 3 और 2 5 जीरो कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग तोड़ मोड़ के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम पावर में कर दिए। अब इसी को अगर 3 पॉइंट के बीच में, 3 और 6 के बीच में अगर एक पॉइंट यानी कि 3.6 कर देते हो तो एक पावर फिर बढ़ जाएगा मेरा, इसी यहीं से आया है ये चीज़, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, यदि परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर कितना हो गया, यानी कि वोल्टेज कितना हो जाएगा। हमको दे क्या रखा है, आर दे रखा है कितना, 20 ओम, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, तो पूछा क्या गया वोल्टेज। अब ओम्स के लोग क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, तो I कितना दे रखा है 5 और R कितना दे रखा है 20, 20 × 100 यानी कि 100 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो अब कल जो क्लास होगा ये इसी का न्यूमेरिकल का ही मॉडरेट टू टफ होगा, ठीक है। तो कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए